नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो स्टडी पे। जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में मैंने आपको बोला था कि अब हम जब भी वीडियो बनाएंगे तो वो बनेगा मगध पे। किस पे? हमने सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी, उसके बाद हमने वैदिक काल पढ़ी। ठीक है, वैदिक काल के लास्ट में हमने बताया था कि इस टाइम आते आते जनपदों का उदय होने लगा, यानी उत्तर वैदिक काल में आते आते जनपदों का उदय होने लगा। ठीक है, तो मैंने आपको 16 जनपद बताए थे, उनकी राजधानियां बताई थी, वो कहाँ कहाँ है मैंने सब बताया था। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको धर्म थे, बौद्ध धर्म पढ़ा दिया, जैन धर्म पढ़ा दिया। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं जनपद में बात करते हैं मगध जनपद। कौन से की? मगध की। मगध सबसे पावरफुल जनपद था। 16 जनपद थे, उनमें सबसे ज्यादा पावरफुल जनपद था मगध। इसके अलावा दो जनपद और थे, एक था अवंती और एक कौशल। कौन से थे? अवंती व कौशल। ये दो जनपद भी पावरफुल थे, लेकिन मगध जितने पावरफुल नहीं थे। अब कोई चीज पावरफुल है तो उसके कोई रीजन होगा, यानी बिना रीजन के कोई काम नहीं होता। तो उसका एक रीजन है आर्थिक स्थिति। आज अगर हम मगध जनपद को देखें तो आज का बिहार, उड़ीसा, झारखंड, ये सारा एरिया मगध जनपद में आता था। ठीक है, और आप जानते हो कि छोटा नागपुर का पठार, जिसे खनिजों का अजायब घर कहते हैं, वो इस मगध जनपद में पड़ता था। मगध जनपद में, जहां से लोहे वगैरह निकाल के इनको हथियार बनाने में आसानी होती थी, इसलिए इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी थी। उसके बाद बात करते हैं राजनीतिक में बात यह है कि ये क्या होता था कि इनमें जो राजाएं आए, जैसे कि बिंदुसार, फिर चंद्रगुप्त मौर्य, अजातशत्रु वगैरह जो राजाएं आए, शासक आए, वो क्या दूरदृष्टि वाले थे। उन्होंने इस मगध जनपद को और आगे बढ़ाया, इसका जो एरिया उसको बढ़ाने की कोशिश की। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं भौगोलिक स्थिति। इसमें भौगोलिक स्थिति भी बहुत साथ दिया। ये क्या मगध जनपद क्या गंडक, सोन और गंगा नदी के मध्य स्थित था। किन किन की? गंडक, सोन और गंगा के इनके तटों पे फेमस था, जिससे वहां पे नई जलोढ़ मिट्टी होती थी, जिससे फसल बढ़िया अच्छी उपज होती थी, और जिससे इनकी खपत होती थी उससे ज्यादा इनको मिलती थी, आय ज्यादा होती थी इनकी कृषि से। तो इसके तीन कारण हुए। क्या क्या हुए? एक तो आर्थिक, क्योंकि इनके वहां पे लोहे वगैरह की खदानें थी, जिससे कृषि के औजार व हथियार बनाने में इनको आसानी होती थी। इसके अलावा राजनीतिक, इनके जो राजा हुए थे वो क्या दूरदृष्टि वाले थे। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं भौगोलिक स्थिति। तो भौगोलिक से मैंने आपको बताया ये नदियों के तट पे थे, जिससे इनसे अच्छी उपज होती थी जमीन से। ठीक है, तो ये क्या है? सबसे शक्तिशाली जनपद है। जनपद सबसे शक्तिशाली क्यों, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब मगध जनपद है, इसका उल्लेख हमें महाभारत टाइम में मिलता है। महाभारत टाइम में हमें एक नाम सुनने मिलता है, जरासंध। कौन है? जरासंध। इसके पिता थे वृत्रथ। महाभारत में हमें इतना ही उल्लेख मिलता है कि मगध जनपद का उदय या फिर मगध जनपद के संस्थापक कौन थे? वृत्रथ। कौन थे? वृत्रथ। और उनके पिता थे जरासंध, जिसका अर्जुन ने सिर काटा था। ठीक है, महाभारत युद्ध में अर्जुन ने सिर काटा था। ठीक है, तो इसके संस्थापक कौन थे? वृत्रथ। ये हमें मतलब बहुत कम एग्जाम में पूछा जाता है, हमें सिर्फ महाभारत से इसकी जानकारी मिलती है और कहीं भी इसकी जानकारी नहीं मिलती। लेकिन जो हमारे पास लिखित साक्ष्य है, आज की टाइम हमारे पास जो ग्रंथ है, उनसे हमें मगध में 4 वंशों की जानकारी मिलती है। कितना की? 4 की। सबसे पहले मिलता है हमें हर्यक वंश, यानी मगध के अंदर सबसे पहले हर्यक वंश की स्थापना हुई थी। जब हर्यक वंश का जो समाप्त हुआ, उसके बाद हुआ था इसमें शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश के समाप्त होते ही इसमें आया था नंदवंश, और जब नंदवंश की समाप्त हुआ तो उसमें आया था मौर्य वंश, जो लंबे टाइम तक चला, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक सम्राट हुए थे। तो मौर्य वंश हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये हम 3 वंश पढ़ेंगे, जिससे सीधा एक दो क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन बनाया जाता है। जैसे हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, इसकी राजधानी क्या थी। तो ये एक दो क्वेश्चन बनते हैं एसएससी के माइंड, जो बहुत से लोगों से नहीं होता। तो आज मैं आपको एकदम सीधा स्पष्ट तरीका बताऊंगा, और आप एक बार वीडियो ध्यान से देखो, 1 या 2 बार वीडियो देखना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हर्यक वंश। ठीक है, इस वंश को एक अन्य नाम से भी बोला जाता है, इसको बोला जाता है पितृहंता वंश। ये आप मेरे साथ ये पढ़ोगे ना, तब आपको पता चल जाएगा इसको पितृहंता वंश क्यों बोला जाता है, वरना मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। ठीक है,
हर्यक वंश की संस्थापक कौन थे? बिंबिसार। कौन थे? बिंबिसार। मैंने बिंदुसार नहीं बोला, मैंने बोला बिंबिसार। बिंदुसार आते हैं वो मौर्य में आते हैं, ये है बिंबिसार। ये बहुत लोगों में कंफ्यूजन होता है। तो हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार। ठीक है। अब जो हर्यक वंश था उसका टाइम क्या था? 544 बीसी से 412 बीसी। यानी ये जो बिंबिसार गद्दी पे बैठता है या फिर इस वंश की स्थापना करता है तो वो टाइम था 544 बीसी। और जब इस वंश का खत्म हो जाता है, ये वंश एकदम नष्ट हो जाता है, उस टाइम होती है 412 बीसी। ठीक है। तो जब बिंबिसार संस्थापक बनता है तो 544 बीसी में संस्थापक बनता है और ये 492 बीसी तक रहता है। यानी लगभग ये 52 साल राज करता है। कितने साल का राज करता है? 52 साल। भारत के अंदर इससे लंबा शासनकाल किसी का नहीं रहा। चाहे आप प्राचीन पढ़ लो, चाहे मॉडर्न पढ़ लो, चाहे आधुनिक पढ़ लो, इससे लंबा शासनकाल किसी का नहीं है आज तक। तो भारत में सबसे लंबा शासन किसका था? बिंबिसार का। ठीक है। अब जब इसने एक वंश की स्थापना की तो एक राजधानी भी बनाई होगी इसने, तो इसने राजधानी बनाई थी राजगृह। क्या बनाई थी? राजगृह। ठीक, क्या बनाई थी? राजगृह। तो क्या क्या बोल दिया मैंने? बता दिया कि बिंबिसार, इसका शासनकाल सबसे लंबा था। ठीक है। इसकी राजधानी राजगृह थी। अब बिंबिसार का एक उपनाम भी है, ये लगभग एग्जाम में नहीं पूछा जाता लेकिन कभी कभार एक दो बार पूछा गया है कि इसका उपनाम था। मतलब इसको बचपन में कुछ और नाम होते थे, वो उसको कहते थे श्रोणिक। क्या कहते थे? श्रोणिक। ठीक है, श्रोणिक। तो मैंने आपको ऊपर बताया था कि जो मगध में जो राजाएं हुए थे वो दूरदृष्टि वाले थे, वो मगध का जो एरिया था उसको बढ़ाने की सोचने वाले थे। तो उसमें सबसे पहले बात करते हैं बिंबिसार। बिंबिसार एक ऐसा राजा था जो युद्ध की सारी कूटनीतियां अपनाना जानता था। मतलब वो साम्राज्य विस्तार के लिए हर कूटनीति अपनाता था। तो उसमें उसने क्या किया कि अपने साम्राज्य यानी मगध का विस्तार करने के लिए उसने अलग अलग नीतियां अपनाई। तो उसमें 3 नीतियां बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग 3 ही नीतियां होती है और वो उसने अपनाई। तो सबसे पहली नीति थी उसकी युद्ध की नीति। युद्ध की नीति कि अगर कोई मान जाए तो ठीक है, नहीं माने तो उससे युद्ध कर ले, उसको जीत ले। तो उसने युद्ध की नीति से अंग, लेकिन मैं आपको पहले युद्ध की नहीं, मैं उससे पहले आपको 2 और बताता हूं क्यों। युद्ध, साम, दाम, दंड, भेद, ये लास्ट के उपाय होते हैं। दंड तो आपको सबसे पहले बात करते हैं वैवाहिक नीति की। वैवाहिक नीति भाई हमारे पुराणों से हमें जानकारी मिलती है या फिर इसके बारे में जो भी ग्रंथ मिलते हैं हमें बिंबिसार से रिलेटेड, तो उससे जानकारी मिलती है कि बिंबिसार की लगभग 500 रानियां थी। कितनी थी? लगभग 500 रानियां थी। लेकिन इसमें से इसने 3 रानियां ऐसी थी जिनका विवाह इसने साम्राज्य विस्तार के लिए किया था। सबसे पहले बात करते हैं महाकौशल्या, महाकौशला जो कौशल की राजकुमारी थी, जो कौशल की राजकुमारी थी। ठीक है। कौशल के राजकुमार थे प्रसन्नजीत, उनकी बहन थी। कौशल के राजकुमार प्रसन्नजीत की बहन कौशल्य, महाकौशला का विवाह किससे हुआ? बिंबिसार से हुआ। इससे फायदा क्या हुआ? इससे यह हुआ कि एक तो कौशल से इसके वो व्यवहारिक संबंध बन गए। दूसरी बात, इससे इसको काशी दहेज में मिल गया। दहेज का मतलब ऐसे नहीं कि कोई सामान है, बेड है जो दे दिया। दहेज का मतलब यह है कि काशी से जो भी टैक्स वगैरह वसूला जाता था वो क्या होता था? इसको बिंबिसार को भेज दिया जाता था। ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं तो इसने एक विवाह और किया था, वो किया था चेलना से, जो कहां की थी? वैशाली की राजकुमारी थी। कहां की थी? वैशाली की। इसके अलावा इसने एक विवाह किया था क्षेमा से, जो मद्र की राजकुमारी थी। कहां की थी? मद्र की राजकुमारी थी। तो इसने क्या किस साथ विवाह किया? एक तो महाकौशला जो कौशल की राजकुमारी थी, एक चेलना जो वैशाली की राजकुमारी थी, और एक क्षेमा जो मद्र की राजधानी थी। ये तो थी इसकी वैवाहिक नीति। कौन सी थी? वैवाहिक नीति। अब अगर कोई विवाह यानी मान ले उस जो उसके मगध जो उस जनपद में जो बेटी वगैरह नहीं है, शादी वगैरह वैवाहिक संबंध में, तो ये उनके साथ करता था मैत्रिक नीति, यानी मैत्रिक संबंध बनाता था। ठीक है। तो उसमें क्या करता था कि इसने सबसे पहले मैत्रिक संबंध बनाए थे जो अवंती थे। मैंने आपको बताया था अवंती भी एक बहुत पावरफुल जनपद था। तो ये उनसे सीधा तो युद्ध करना, क्योंकि पावरफुल के साथ ये युद्ध करेगा तो इसके नुकसान इसका भी होगा। तो इसने क्या किया? अवंती के राजा थे जो अवंती के नरेश चंड प्रगोत। कौन थे? चंड प्रगोत। अवंती के नरेश थे चंड प्रगोत। उनको क्या पीलिया की बीमारी हो गई। पीलिया यानी जो उस टाइम पांडु रोग बोलते थे, पीलिया की बीमारी हो गई। तो उसने क्या किया कि अपने राजवैद्य जीवक को, इनका राजवैद्य था जीवक, उसको क्या हुआ कि अवंती के चंड प्रगोत के इलाज के लिए भेजा और जीवक ने उनको ठीक कर दिया। तो इनके साथ मैत्रिक संबंध हो गए। क्या हो गए?
मैत्री संघ ने इसने क्या किया, इसने अवंती के नरेश चंड प्रगोत को पांडु रोग से ठीक करने के लिए जीवक को भेजा, जो जीवक इनका राजवेद था। ये क्वेश्चन बहुत से एग्जाम में पूछा जाता है कि बिंबिसार का राजवेद कौन था या फिर जीवक किसका राजवेद था। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं बताता हूं आपको कि मैत्री नीति के तहत इसने अवंती के नरेश चंड प्रगोद के को पांडु रोग से ठीक करने के लिए अपने राजवेद जीवक को भेजा। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं, जब ये सब नाम ले कोई मतलब आपसी मेल भाव नहीं बने तो ये करता था युद्ध, और युद्ध के तहत ये अंग जनपद को मगध जनपद में मिला लेता है। अंग जनपद वही अंगराज कर्ण वाला, जो महाभारत में अंगराज होते हैं वही अंगराज कर्ण वाला अंग जनपद को ये जीत के मगध में मिला लेता है। ठीक है, तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा था कि सबसे पहले जीते जाने वाला जनपद कौन था, वो था अंग जनपद, जिसको मगध में बिंबिसार ने मिला लिया। ठीक है, अब मैंने आपको एक नाम बोला यहाँ पे कि इसका राजवेद था जीवक। कौन था? जीवक। तो महात्मा बुद्ध थे, जब उनको भी ये महात्मा बुद्ध का भी राजवेद था, मतलब महात्मा बुद्ध को जब कोई बीमारी होती थी तो बिंबिसार इनको बेचते थे। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि बिंबिसार भी बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ये स्टार्टिंग में तो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, लेकिन आगे चलकर जब इनका विवाह चेलना से हुआ, जो वैशाली की लिच्छवी थी, तो इनका लिच्छवियों का संबंध जैन धर्म से था, तो इनके चेलना के कहने पे ये भी जैन धर्म अपना लेते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि टाइम निकलता है धीरे, तो क्या होता है, बिंबिसार की हत्या इसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी। बिंबिसार की हत्या इसके ही पुत्र अजातशत्रु ने कर दी। ठीक है, तो अजातशत्रु, अब अजातशत्रु की बात करते हैं। अजातशत्रु का कार्यकाल था 492 बीसी से 460 बीसी, लगभग ये 32 साल रहा था, 492 से 460। इसका भी एक उपनाम है, उसको कहते हैं कुणिक, इसको एक दूसरे नाम से बोलते हैं कुणिक। अब ये किसका पुत्र था? पिता तो इसका भी बिंबिसार था, लेकिन इसकी माता कौन थी? इसकी माता थी महाकोसला। ठीक है, अब क्या हुआ कि इसने अपने पिता का वध किया, जो पिता ने क्या वध किया, और जो दामाद कहां था? कौशल का था। दामाद कहां था? कौशल का था। अब क्या हुआ, कौशल के नरेश कौन हो गए? कौशल के नरेश है प्रसेनजीत, जो बिंबिसार का साला था। तो जब इसके दामाद को मारा तो बिंबिसार ने जो प्रसेनजीत था कौशल का नरेश, उसने अजातशत्रु से युद्ध किया, जिसके तहत अजातशत्रु ने काशी को उनसे जीत लिया। तो हम मेन पॉइंट की बात करते हैं, तो अजातशत्रु ने काशी और वैशाली को जीत लिया। किस किस को जीत लिया? काशी और वैशाली को जीत लिया। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, एक मैंने आपको बौद्ध धर्म में बहुत बड़ी मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई थी, और वो आपको मुख्य जबान याद होनी चाहिए कि पहली बौद्ध संगति का आयोजन अजातशत्रु ने करवाया था। किसने करवाया था? अजातशत्रु ने करवाया था। ठीक है, कहां पे? राजगृह में करवाया था 483 बीसी में। 483 बीसी में किस टाइम करवाया था? 483 बीसी में। अब आप समझ गए हो 483 तो इसी के बीच में आएगा। तो पहली बौद्ध संगति का आयोजन किसने कराया था? अजातशत्रु ने राजगृह में महाकश्यप की अध्यक्षता में। ठीक है, अजातशत्रु ने महाकश्यप की अध्यक्षता में राजगृह में करवाया था। अब क्या हुआ कि अजातशत्रु था तो ये अपने पिता की हत्या करके राजा बना था, तो अजातशत्रु की हत्या इसके पुत्र ने कर दी, जो कौन था? उदयन। कौन था? उदयन था। ठीक है, तो उदयन का काल था 460 से 444 बीसी। कितना था? 460 से 444 बीसी। तो उदयन क्या करता है कि अपने पिता की हत्या करके राजा बनता है। ठीक है, इसने एक काम बहुत करवाया था जिसको बहुत से एग्जामों में पूछा जाता है। इसने कराया था कि इसने सोन गंडक और गंगा के मध्य था मगध जनपद, और इसमें एक नगर की स्थापना कराई पाटलिपुत्र की। बहुत एग्जाम में पूछा जाता है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने कराई? वो कराई थी उदयन ने। ठीक है, इसने क्या करवाया? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना करवाई और उसने उसी को अपनी राजधानी बना ली। क्या किया? उसी को अपनी राजधानी बना ली। ठीक है, इसके बारे में सिर्फ एक ही बात पूछी जाती है, वो है यही, तो इसने उसी को अपनी राजधानी बना लिया। अब क्या हुआ कि इसके 3 पुत्र हुए। पहले का नाम था अनिरुद्ध, दूसरे का नाम था मुंडक, तीसरे का नाम था नागदशक। क्या था? नागदशक। अब क्या हुआ? पहले राजा बनता है अनिरुद्ध को डेथ हो जाती है, फिर बनता है मुंडक, इसकी भी डेथ हो जाती है, फिर बनता है नागदशक क्या बनता है? तो नागदशक का एक मंत्री, या फिर उस टाइम अमात्य कहते थे, अमात्य था
नागसेन, उसका अमात्य था जो नागदशक था, सॉरी थोड़ी सी गले में दिक्कत हो रही, तो नागदशक का जो अमात्य या फिर मंत्री कौन था? शिशुनाग। जो नागदशक का अमात्य मंत्री था शिशुनाग, उसने क्या किया, इसकी हत्या कर दी, नागदशक की हत्या कर दी, और हत्या करने के बाद हर्यक वंश हो जाता है समाप्त और एक नया वंश बनता है जिसे बोलते हैं शिशु नाग वंश। नया वंश बनता है शिशु नाग वंश, ठीक है। तो इसमें आपको क्या क्या याद रखना है? एक तो इसमें सबसे पहली बात तो ये पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? उदयन ने, ठीक है। इसके अलावा जीवक किसका राज था? बिंबिसार का। इसके अलावा बात करते हैं तो आजाद पहली बौद्ध संगति का आयोजन किसने कराया? आजाद में, कहां पे? राजगृह में। और किसकी अध्यक्षता में? महाकश्यप की अध्यक्षता में। सबसे पहले जीते जाने वाला जनपद कौन था? अंगद, ठीक है। तो हमने हर्यक वंश पढ़ लिया। इसके बाद बात करेंगे हम शिशुनाग वंश की, जिसके संस्थापक थे शिशुनाग, ठीक है। इसमें भी 2-3 राजा है, छोटा सा है। उसके बाद हम बात करेंगे नंद की। और मौर्य वंश, तो मौर्य साम्राज्य तो बहुत बड़ा है, उसमें 2-3 वीडियो बनेंगे, मैं आपको हर एक धीरे धीरे कंप्लीट करा दूंगा। तो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल को लाइक और शेयर जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।